हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक के सभी करंट अफेयर को, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप 25 करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में समझेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सारे क्वेश्चन को सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसी भी देश में प्रेस को कितनी ज्यादा फ्रीडम है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2025 के इंडेक्स में 180 देशों को काउंट किया गया, जिसमें इंडिया को 151 रैंक पर रखा गया। अगर हम लास्ट ईयर 2024 से कंपेयर करते हैं तो 2024 में हमारी जो रैंक थी वो 159 रैंक थी। मतलब हमारी रैंक में 8 अंकों का कहीं ना कहीं सुधार हुआ है और अब हमारी रैंक हो जाती है 2025 में 151। अब यहां पर देखिए, रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इस रिपोर्ट को जारी करता है। 3 मई को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है और उसी दिन रिलीज की जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। अब 180 देशों में टॉप पर रहा प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे, सेकेंड पर रहा एस्टोनिया और थर्ड पर रहा नीदरलैंड। इंडिया की रैंक हो गई 151 और सबसे निचले स्थान पर मतलब 180वीं रैंक पर रहा इरिट्रिया, जो कि उत्तर पूर्वी एक अफ्रीकी देश है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक एग्जाम में पूछी जाती है, तो पाकिस्तान इस रैंक में 158 स्थान पर रहा, नेपाल 90, म्यांमार 169, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 139। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। 180 देशों को हर साल कैलकुलेट किया जाता है और इस रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी 2002 में। इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में रही 151। हाल ही में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। यह हाल ही में 2025 में प्रकाशित हुई। भारत का वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में वर्ल्ड में कौन सा स्थान रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्चे के मामले में, है ना, सैन्य क्षमता पर किस देश ने कितना ज्यादा पिछले 1 साल में खर्च किया है, इसके आधार पर जो रिपोर्ट निकाली गई है उसमें इंडिया को 5वीं रैंक पर रखा गया है। सेना पर खर्च के मामले में पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2024 की इस रिपोर्ट में 5वें स्थान पर रहा है। भारत दुनिया का 5वां लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला देश बन गया है। 2023 में हमारी जो रैंक थी वो 4th रैंक थी और अब हो गई है 5वीं। 2024 में इंडिया ने $86.1 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किया और कहीं ना कहीं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमने 1.6% एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी की है अपनी सेना पर। अच्छा, टॉप कौन? तो अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा खर्च किया, तो यूएसए पहले स्थान पर आता है, 916 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसने खर्च किया है। चाइना ने 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर, रशिया ने 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जर्मनी ने 88.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इंडिया ने 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च किया है। तो 5वें नंबर पर आता है इंडिया, पहले पर आता है यूएसए, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी। पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेलों का आयोजन करवाना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का काम है। हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष चुनी गई है खुनियंग पटामा लिस्वाड तरकुल। ये थाईलैंड से आती है, खुनियंग पटामा से आप याद रख लीजिएगा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है खुनियंग पटामा, थाईलैंड से। अभी तक कौन था? तो अभी तक इस पद को होल्ड कर रहे थे पॉल एरिक होयर, जो कि डेनमार्क से आते हैं। इनको रिप्लेस किया है खुनियंग पटामा ने। पॉल की बात करें तो ये 12 साल से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पद पर थे और अब इनको रिप्लेस कर दिया थाईलैंड की
खुनिंग पटामा ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मलेशिया के कुआलालंपुरम में। डन। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य में 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू करने पर सहमति बनी है 2 दर्रों से, लिपुलेख और नाथुला। ये दोनों ही दर्रे क्रमशः भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, लिपुलेख और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब शुरू होगी 5 साल के बाद। 2020 में कोविड के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इंडिया और चीन के मध्य में बाउंड्री को लेकर जो तनाव है उसके कारण भी ये स्थगित थी। अब 5 साल के बाद दोनों देशों में सहमति बनी है कि भाई फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू किया जाए। आपको पता है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, इन धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में है। अब 2 दर्रों से इसकी यात्रा की जाएगी, लिपुलेख और नाथुला दर्रा। दोनों ही क्रमशः देखने को मिलते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य और भारत के सिक्किम राज्य में, है ना। लिपुलेख दर्रे की सबसे पहले बात करें, क्योंकि यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई थी 1981 में। उत्तराखंड राज्य में भारत और जो नेपाल और चाइना का तिब्बत क्षेत्र, उसके ट्राई जंक्शन के पास भारत के उत्तराखंड में लिपुलेख पास देखने को मिलता है। यहां से 1981 में शुरू हुई थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ठीक है ना। ब्यास वैली में 18,300 फीट की ऊंचाई पर यह दर्रा हमको देखने को मिल जाता है। भारत का जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र है उसको तिब्बत के बालाकोट शहर से जोड़ने का काम करता है लिपुलेख दर्रा। अगर हम लोकेशन देखेंगे तो यह है उत्तराखंड और यहां पर हमको देखने को मिलेगा लिपुलेख पास, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में। लेकिन यह ट्रेकिंग रूट है, अधिकतर यहां पर देखिए आगे पैदल जाना होता है। तो एक दूसरा दर्रा है जिससे बस से जाया जा सकता है और यह हमको देखने को मिलेगा नाथुला पास, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में। ओके, यहां से आगे जब बढ़ते हैं ना तिब्बत में, तो ये पूरा बस रूट मिल जाता है। तो सेकेंड हो गया नाथुला पास सिक्किम में, ये 2015 में खोला गया था। इंडिया के सिक्किम स्टेट और साउथ तिब्बत में जो चुंबी वैली है उसको जोड़ने का काम करता है और इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है 4,310 मीटर। चीन के जियामेन में 27 अप्रैल से 4 मई तक सुदीरमन कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह किस खेल से संबंधित है? तो आज इस टूर्नामेंट का लास्ट डे है, सुदीरमन कप। इसकी बात करें तो यह बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। आयोजन कहां हो रहा है? 2025 में आयोजन किया जा रहा है चीन के जियामेन नाम के शहर में। चाइना याद रख लो, काम हो जाएगा। जो इंडियन बैडमिंटन जो टीम गई है ना, उसको लीड कर रहे हैं यहां पर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। हमारी एक बैडमिंटन जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, है ना। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, उन्होंने क्योंकि फिटनेस सही नहीं थी तो वो बाहर हो गए थे। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडियन टीम का यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। सुदीरमन कप बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, बहुत ही बड़ी, और इसका आयोजन चाइना में किया जा रहा है। हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। अभी हमने इसकी बात की है। सबसे पहली बार सुदीरमन कप शुरू हुआ था 1989 में और 2025 में जो चाइना में आयोजित किया जा रहा है ना, वो 19th एडिशन है, 19वां एडिशन। ओके, तो क्लियर हो जाता है चाइना में आयोजित किया जा रहा है सुदीरमन कप बैडमिंटन प्रतियोगिता। देखिए आज का ऑफर ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके लिए 2 ऑफर है आज। रेलवे का टारगेट बैच आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप है जून जुलाई अगस्त में। तो बायलिंगुअल आप रेलवे टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेलवे की सभी एग्जाम के लिए आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे सिंगली। बायलिंगुअल है तो किसी भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट है, आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा अगर आप सिंगल एनटीपीसी टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बायलिंगुअल अवेलेबल है। यहां पर इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति पर विचार कर रही है? तो इंडियन गवर्नमेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनमें
49% तक एफडीआई पर विचार कर रही है। अभी तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसमें एफडीआई की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सप्लाई होता है ना, उसमें एफडीआई की अनुमति दी गई थी। जैसे मशीनरीज चाहिए, अदर इक्विपमेंट चाहिए, तो उसमें एफडीआई था। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में, होल्ड करने में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। ये एक पर्टिकुलर एक्ट है ना, इस एक्ट को याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1960, जिसके तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट 49% तक एफडीआई पर विचार कर रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अभी दी नहीं गई है, केवल विचार किया जा रहा है, इन फ्यूचर दी जा सकती है। देखिए, भारत की करंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो ये केवल 8 गीगावाट है वर्तमान में। जितनी भी हम पावर कैपेसिटी है हमारे इंडिया में, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी है ना, उसका केवल 2% ही हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। हमारी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी केवल 2%। ऑल ओवर देखें तो 8 गीगावाट। आपको पता है 2025 का जो अभी बजट आया था, उसमें भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो पहले 74% था, उसको बढ़ाकर इसी साल 100% किया है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ गया 100%, 74 से, और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में विचार किया जा रहा है 49% तक का। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साड़ी चीकू किस राज्य से संबंधित है? तो अमल साड़ी चीकू उगाया जाता है भारत के गुजरात राज्य में। जो नॉर्मल अदर चीकू है ना, उससे काफी मीठा देखने को मिलता है। अमल साड़ी चीकू बहुत मीठा होता है, एक अलग सा टेस्ट, एक इसकी महक के लिए काफी फेमस है, और शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा है, काफी समय तक इसे स्टोर किया जा सकता है। तो अमल साड़ी चीकू गुजरात राज्य में उगाया जाता है, वहां का स्थानीय चीकू है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा 2025 में जो मेन जीआई टैग दिए गए, वैसे तो काफी सारे दिए गए हैं, लेकिन यहां पर हम मेन की बात करें तो कुंभकोणम पान का पत्ता थंजावुर, तोवलाई फूलमाला कन्याकुमारी, तोदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात के जमालपुर, वारंगल तेलंगाना की चपाता मिर्च को दिया गया, कन्नाडिप्पाया केरल की एक जनजाति हस्तशिल्प पे चटाई बनाई जाती है हाथों से, इसको भी जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है ना। इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1999 में, और पहली बार जीआई टैग दिया गया इंडिया में दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य होता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन कगार का संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ऑपरेशन कगार का संचालन किया जा रहा है तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्य में, उपरोक्त सभी। देखिए, हुआ यह है कि अगर हम भारत में इन तीनों राज्यों की सीमाएं देखें ना, तो तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री एरिया है ना, वहां पर जो जंगलों में काफी सारे नक्सली वहां पर जंगल में उपस्थित है। हमारे 10,000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल और पुलिस है, उन्होंने पूरे जंगल को घेर रखा है। यह ऑपरेशन है ऑपरेशन कगार, और जो भी नक्सली उस जंगल में हैं तीनों राज्यों की बाउंड्री पर, उनको सख्त आदेश है, या तो आप सरेंडर कर दो या फिर हम आपको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन था 2026 तक हम इंडिया से नक्सलाइट को खत्म कर देंगे। नक्सलाइट गवर्नमेंट के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह है, तो सशस्त्र विद्रोह है जो कि इलीगल है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2024 को शुरू किया था इसे। तेलंगाना के अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि देखिए ये लगातार चल रहा है, और तेलंगाना के जो पहले सीएम है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि भाई छत्तीसगढ़ में और या फिर बाउंड्रीज पर 3 राज्यों की ये जो चलाया जा रहा है ऑपरेशन कगार, इसको रोका जाए और उनसे बातचीत की जाए नक्सलाइट से। लेकिन बात वही है कि कब तक बातचीत की जाए, काफी लंबे समय से चल रहा है, और ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आप भाई सरेंडर कर दो, आपको मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा उसमें लाया जाएगा, पर अभी ये समय लग रहा है इसमें।
1 जनवरी 2024 को ऑपरेशन कगार शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन ऑपरेशन समाधान प्रहार का हिस्सा है, जो कि 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पहले क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र एक कंबाइंड स्टेट था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो बॉम्बे स्टेट है उसका उत्तरी रीजन के जो लोग थे वो गुजराती भाषी थे, दक्षिणी रीजन के जो लोग थे वो मराठी भाषी थे। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था दोनों भाषाओं के लोगों में। तो फिर फाइनली 1960 में दोनों राज्यों को, बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया और 2 राज्य बनाए गए, एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। तो इस तरीके से 1 मई को 1960 में 2 राज्य अस्तित्व में आए, गुजरात और महाराष्ट्र। अब 2025 में इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, दोनों ही राज्यों का मनाया गया है। जो एक्ट लाया गया था वो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1960। इसके तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे स्टेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को दोनों राज्य बने। इस साल 65वां स्थापना दिवस है दोनों ही राज्यों का। बोलीविया में स्थित किस ज्वालामुखी को जॉम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? तो बोलीविया में एक ज्वालामुखी देखने को मिलता है, उत्तरू नक्कू ज्वालामुखी। उत्तरू नक्कू ज्वालामुखी, ओके, बोलीविया में है। इसे जॉम्बी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है या जॉम्बी वोल्केनो कहा जाता है। अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, ये जो ज्वालामुखी ना एक डोरमेट वोल्केनो है, मतलब मृत ज्वालामुखी। 2.5 लाख साल से इसमें उद्गार नहीं हुआ, लेकिन 19वीं सेंचुरी में, सॉरी 1990 के बाद इस वॉल्केनो में लगातार वाष्प निकल रही है, गैसेस निकल रही है। अब साइंटिस्टों के मध्य में ये बहुत ही मतलब एक क्यूरियोसिटी वाला विषय था कि भाई 2.5 लाख साल से मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी मतलब कभी उद्गार नहीं होगा, अब इसमें गैस और वाष्प क्यों निकल रही है? तो इसी चीज को डिकोड कर रहे थे जो हमारे साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के, और उन्होंने फाइनली इसे डिकोड किया और ये चीज निकाली कि इस वॉल्केनो के नीचे से मैग्मा की एक धारा जारी है ना, मैग्मा की एक धारा फ्लो कर रही है, वो उद्गारित नहीं होगी, लेकिन उस धारा के कारण इसमें गैस और जल वाष्प के हमें जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, ये जो भी एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। तो क्योंकि देखिए उद्गारित नहीं हुआ है 2.5 लाख साल से, लेकिन अब इसमें एक्टिविटीज हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है ज़ॉम्बी वॉल्केनो। 1990 के बाद इसमें गैस वगैरह निकलती हुई दिखाई दे रही। तो वॉल्केनो का नाम है उत्तरू नक्कू वॉल्केनो, देखने को मिलता है बोलीविया में, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो ये देश हमको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में, जो कैरेबियाई सी है ना, कैरेबियाई रीजन या कैरेबियाई सागर का हिस्सा, वहां पर एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। अब इसकी हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है कमला प्रसाद बिसेसर को। किसको? कमला प्रसाद बिसेसर। अब देखिए यहां पर आप इनकी इमेज देखिए, ये है कमला प्रसाद बिसेसर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन सिटीजन, मतलब सॉरी इंडियन सिटीजन नहीं बोलना चाहिए, इनके जो एंसेस्टर्स थे ना, जो वंशज थे, वो इंडिया के थे, इंडिया के रहने वाले थे। आपको पता है कमला प्रसाद बिसेसर के जो वंशज है वो भारत के बिहार राज्य से कभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप गए होंगे, वहां पर मजदूरी के लिए या अदर काम के लिए गए होंगे, फिर उनके वंशज वहीं जाकर बस गए, और उस पीढ़ी से बिलोंग करती है कमला प्रसाद बिसेसर। अब ये त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम बनी है। वैसे इसके पहले भी ये पीएम रह चुकी है 2010 से 2015 तक, और इस देश की पीएम पहले बनी थी ये, और अब दूसरी बार इनकी नियुक्ति की गई है। यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने इस चुनाव में 41 सीटों में से 26 सीटें जीती, तो ये यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस से ही आती है। ओके, चुनाव के पहले देखिए इस देश में कुछ समय पहले ही पीएम केथ राउली ने इस्तीफा दिया था, और फिर अंतरिम पीएम बने थे स्टुअर्ट यंग, ये अभी तक अंतरिम पीएम थे।
लेकिन अब ये भी खड़े हुए इलेक्शन में पीएम पद पर, लेकिन स्टुअर्ट यंग हार गए और पीएम बनी है कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, यहां पर अगर आप इमेज में देखोगे तो ये वेनेजुएला या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और इसके उत्तर में आपको कैरेबियाई सी में देखने को मिलेगा त्रिनिदाद और टोबैको देश। कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्रिस्टिन कंगालू यहां की प्रेसिडेंट है। पीएम के पद पर कमला प्रसाद बिसेसर। करेंसी है यहां पर डॉलर चलती है इसी देश की। 35% लोग यहां पर इंडियन है और 18% से ज्यादा लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिलोंग मेघालय से असम के सिलचर तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट 4 लेन का शुरू किया है, घोषणा की है। मेघालय के शिलोंग को असम के सिलचर से जोड़ेगा। ऑलमोस्ट 167 किलोमीटर का ये जो रूट है, इसके लिए 22,864 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। कुल लंबाई 166.8 किलोमीटर रहेगी। इसमें से ऑलमोस्ट 144.8 किलोमीटर का हिस्सा रहेगा मेघालय में और मात्र 22 किलोमीटर ये देखने को मिलेगा असम राज्य में। 3 साल में इसका निर्माण होगा। 2025 में अब काम शुरू होगा और 2028 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके तहत इस हाईवे को बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड हाईवे होता है मतलब जिसको शुरू नए सिरे से बनाया जाता है, मतलब पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरा नए सिरे से इसका निर्माण किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। ये किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? के कस्तूरी रंगन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? इसरो के। कौन? के कस्तूरी रंगन। ठीक है ना। इसरो के 5वें चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में सेक्रेटरी के पद पर थे। पद पर रहते हुए इनका 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। इसरो के 5वें चेयरमैन 1994 से 2003 तक रहे हैं। केरल राज्य से आते हैं के कस्तूरी रंगन। इन्हें साइंस के क्षेत्र में, है ना, साइंटिस्ट थे तो इनके योगदान के कारण पद्मश्री 1982 में दिया गया, फिर पद्म भूषण दिया गया 1992 में और पद्म विभूषण दिया गया था वर्ष 2000 में। तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया? इंडिया का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क को। जानते हैं कहां है? भारत के ओडिशा राज्य में सिमलीपाल नेशनल पार्क। भारत के ओडिशा राज्य में सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उसके एरिया में से कुछ क्षेत्र पर इस नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है। ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्योंकि इससे पहले ओडिशा में एक और भीतरकनिका नेशनल पार्क था। तो भीतरकनिका पहला नेशनल पार्क ओडिशा, अब दूसरा नेशनल पार्क बना है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही बनाया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का एरिया है 2750 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से 845 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिमलीपाल नेशनल पार्क बन गया। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 1994 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर से रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। भारत में अगर हम नेशनल पार्क के कैजुअल फैक्ट देखते हैं तो भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश, 11 नेशनल पार्क है, और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है अंडमान निकोबार में 96 वर्तमान में। ऑल वी इमेजिन एस लाइट की निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश ने अपने यहाँ के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो ऑल वी इमेजिन एस लाइट, इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। इन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स नागरिक सम्मान दिया गया है फ्रांस की सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए पायल कपाड़िया ने ये जो मूवी बनाई थी ना, ऑल वी इमेजिन अस लाइट,
एक्चुअल में ये फ्रांस के साथ मिलकर बनाई थी, फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था इन्होंने इस फिल्म को। इसीलिए फ्रांस की सरकार ने, क्योंकि दोनों देशों के मध्य में ये जो सांस्कृतिक सहयोग है इसको बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड दिया है अपने यहाँ का नागरिक सम्मान भारत की पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए। देखिए इनकी जो ये मूवी थी ना, ऑल वी इमेजिन अ लाइट, इन्होंने 2025 में जो एशियन फिल्म अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली एशियन फिल्म अवार्ड में ये पहली फिल्म है भारत की। इसके अलावा जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें इनकी मूवी ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी जीता था, इसलिए भी पायल कपाड़िया इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी प्रदान की गई? तो पीएम मित्र पार्क, भारत में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे ताकि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग, उसको बूस्ट दिया जा सके। हाल ही में जो भारत का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र पार्क को मंजूर किया है मध्य प्रदेश राज्य में, और यह बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। यहां पर देखिए 20 MLD जीरो वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, प्लांट बनाया जाएगा, सोलर पावर बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा, और जितने भी वर्कर्स से उनके लिए आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है क्योंकि इंदौर जैसे महानगर से ये 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पीतमपुर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके पास ही है इंदौर के धार में, और सबसे निकटतम बंदरगाह गुजरात का हजीरा इससे 452 किलोमीटर दूर है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहां पर मदद मिलेगी, स्पेशली एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, पीएम मित्र योजना की बात करें तो भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए इसे शुरू किया गया था भारत में। ठीक है, देखिए यहां पर समझिए टोटल बजट पूछा जा सकता है इसका। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करना, यह स्कीम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 के तहत शुरू की गई थी। शुरू कब की गई थी? 2022 में। और इसके लिए 2027-28 तक, मतलब 7 वर्षों की जो अवधि थी 2022 से, उसके लिए 4,445 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए थे। ठीक है, और शुरुआत 2022। अब जो 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे उसमें देखिए लखनऊ में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के धार में अनाउंस हो चुका है, गुजरात के नवसारी में, महाराष्ट्र के अमरावती में बनाया जाएगा, कर्नाटक में बनाया जाएगा, एक तेलंगाना में और एक तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ये 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। हाल ही में आयोजित 2nd एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हाल ही में 2nd एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें इंडिया ने 83 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, 83। ठीक है, आयोजन कहां हुआ ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2nd एडिशन। इस बार इंडिया ने टोटल 83 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, और मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। ऑल ओवर अगर हम मेडल टेली देखें, टॉप 3 देशों की बात करें तो इंडिया पहले स्थान पर, जापान 2nd प्लेस पर, और मंगोलिया 3rd प्लेस पर है इस रैंक में। अब इंडिया से ही योग की उत्पत्ति हुई है, तो आप देखो 83 गोल्ड इंडिया ने जीते, और 3 जापान ने, 1 मंगोलिया ने, है ना। हमने 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते, बाकी सब हमने गोल्ड ही जीते। वैसे सबसे पहली बार जो एशियन योगासन चैंपियनशिप है उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, और पहली बार इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। उस वक्त भी मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया था, 22 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और अब जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई है वो, और योगासना भारत, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। मेडल टेली में इंडिया 1st प्लेस 83 गोल्ड के साथ। एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट क्यूपर को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है अमेजन को।
देखिए एलन मस्क की जो स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस है, उसके तहत बहुत सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा और वहां से इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। मतलब टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एरिया जहां पर इंटरनेट नहीं आता है, ग्रामीण क्षेत्रों, वहां पर भी इजीली इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि टावर की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से। अब एलन मस्क की ये जो स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस है, इसको टक्कर देने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट क्यूपर को लॉन्च किया है और इसके तहत ये 3200 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा अमेजन अंतरिक्ष में, है ना। अभी 27 सैटेलाइट इसने लॉन्च की है प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत। ये पहला बड़ा ऑपरेशन। प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेजन ने 2019 में की थी। यह सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो सैटेलाइट है उनका एक तारामंडल बनाया जाता है, मतलब पूरा की पूरा समूह बनाया जाता है, ठीक है, और उसके माध्यम से इंटरनेट सर्विस दी जाती है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? तो कनाडा के पीएम पद के लिए अपॉइंट किया गया है मार्क कार्नी को, कनाडा के पीएम। आंसर बी। आपको पता है जस्टिन ट्रूडो ने जब इस्तीफा दिया था तो उनके इस्तीफे के बाद यही एक अंतरिम पीएम के रूप में कार्यरत थे। अब जब कनाडा में इलेक्शन हुए तो फिर से लिबरल पार्टी ने ही जीत दर्ज की। जस्टिन ट्रूडो भी इसी पार्टी के हैं और ये जो मार्क कार्नी है ये भी इसी पार्टी के, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जगह पर पार्टी के नेता बने थे मार्क कार्नी। और अब क्योंकि इन्होंने ही वापस जीत दर्ज की तो ये पीएम बने रहेंगे कनाडा में, शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कंटिन्यू करेंगे। लिबरल पार्टी ने 343 सीटों में से 169 सीटें अपने नाम की, सबसे ज्यादा। हालांकि बहुमत इनको भी नहीं मिला लेकिन फिर भी लगभग इन्होंने जीत ली। तो 2-3-5 सीटें जोड़कर ये गवर्नमेंट बनाएंगे और मार्क कार्नी ही कनाडा के पीएम बने रहेंगे, ठीक है। प्रभा पोर्टल किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था जो कि अभी सुर्खियों में रहा? तो 2024 में प्रभा पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को। इसने प्रभा पोर्टल को लॉन्च किया है, 2024 में लॉन्च किया था, अभी सुर्खियों में क्यों है? आरबीआई ने कहा है कि भाई भारत में अब जितने भी बैंक और कंपनीज है वो लाइसेंस के लिए, है ना, एप्लीकेशन देना है, वैलिडेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए प्रभा पोर्टल का ही ऑनलाइन यूज करें। किसने कहा? आरबीआई ने, सभी बैंक और कंपनीज को। देखिए प्रभा पोर्टल क्या है, आरबीआई ने क्या, पहले क्या होता था, ये सारी प्रोसेस ऑफलाइन होती थी। किसी को भी बैंकिंग सर्विस चाहिए, किसी बैंक को, कंपनी को, है ना, फाइनेंस सर्विस चाहिए, तो आरबीआई में जब आवेदन करता तो ऑफलाइन करता था, काफी टाइम लगता था, समय लगता था। अब इसके लिए ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए प्रभा पोर्टल को आरबीआई ने 28 मई 2024 में लॉन्च किया था। अब सारे क्लियरेंस जो आरबीआई को देना है वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही आरबीआई दे देगी। डॉक्यूमेंट सबमिट करो ऑनलाइन और ऑनलाइन ही अप्रूवल ले लो। तो ये प्रभा पोर्टल आरबीआई का है। 1 मई से अब 2025 से ये शुरू कर दिया गया है कि सारे बैंक और कंपनियां यहीं से डायरेक्ट अप्लाई करें ऑनलाइन ही। चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो हाल ही में चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, ये आईयूसीएन की जो रेड डेटा बुक है ना उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। एक कछुए की प्रजाति अभी सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैदरपुर में, हैदरपुर जो वेटलैंड है ना, गंगा बैराज क्षेत्र में, बिजनौर गंगा बैराज जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां पर देखने को मिलता है हैदरपुर वेटलैंड एरिया। अब यहां पर हाल ही में 20 क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल को यहां लाकर छोड़ा गया है, ताकि जब बारिश के मौसम में गंगा नदी के इस क्षेत्र में गंगा का पानी बढ़ेगा और जब वो हैदरपुर वेटलैंड तक आएगा, कनेक्ट होगा गंगा नदी का रिवर, तो ये सारे जो कछुए हैं वो गंगा नदी में चले जाएंगे। इनके संरक्षण में मदद मिलेगी और ब्रॉड एरिया मिलेगा गंगा नदी में। तो बारिश के मौसम में जब इनकी जनसंख्या बढ़ने का टाइम आएगा तो जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होगी और ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, इनको बचाने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल उत्तर भारत में लगभग विलुप्ति की कगार पर है और आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है।
ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। हाल ही में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज अनाउंस किए गए हैं और इस बार ये जो अवार्ड है 7 लोगों को दिए गए। अब देखिए, इसमें कोई इंडियन होता ना तो याद रखना काम का होता। यहां पर कोई भी इंडियन नहीं है और एक से ज्यादा लोगों को मिला है। कोई एक भी सिंगल विदेशी होता तो हम याद रखते। तो यहां पर केवल सुन लो, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। अब 7 लोगों को जिनको मिला, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं, याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। सेमिया घरबी, ये ट्यूनीशिया अफ्रीका का एक देश है। बटमुंक लोसांदश, ये मंगोलिया से आते हैं। फिर बेसजाना गुरी और ओस्लिनिका, ये दोनों ही अल्बानिया यूरोप का देश है। कार्लोस मालो मोलिना, ये कैनरी आइलैंड जो कि स्पेन का एक क्षेत्र है, वहां से आते हैं। लॉरेन एलन, ये यूएसए के हैं। और मारी लुज कनॉकिरी मुरायारी, ये आती हैं पेरू से। तो इन्हें दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, एनवायरमेंट के क्षेत्र में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया हो पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसको दिया जा सकता है। देता कौन है? तो ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। ग्रीन नोबेल कहलाता है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत ऑलमोस्ट 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ठीक है। लास्ट ईयर 2024 में एक इंडियन को भी मिला था, आलोक शुक्ला को, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो जो गन्ने पर एफआरपी दी जाती है उसमें 2025-26 के फसल सीजन में गवर्नमेंट ने 4.41% की वृद्धि की है। देखिए, जो 2024-25 का फसल सीजन था, 2024-25 का, उसमें उस वक्त 340 रुपए पर क्विंटल गन्ना किसानों के लिए एफआरपी फिक्स की गई थी। अब 2025-26 में यह हो गई है 355 रुपए प्रति क्विंटल। मतलब जो बढ़ोतरी हुई है एफआरपी में वो हुई है 4.41%। यह है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसे कहा जाता है। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 फसलों पर दिया जाता है और एक फसल पर दी जाती है गन्ने पर एफआरपी। ठीक है। डिसाइड कौन करता है? तो ये एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना, जिसे कहा जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। गवर्नमेंट की संस्था है। ये सिफारिश करती है यूनियन गवर्नमेंट को 23 फसलों पर एमएसपी और गन्ने पर एफआरपी की, और इसकी सिफारिश के आधार पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो तय करती है फसलों पर एमएसपी। ये जो संस्था है ना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1965 में गठित की गई थी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है किसके बारे में है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक बुक को लॉन्च किया रिसेंटली, चुनौतियां मुझे पसंद है। इस बुक को लिखा गया है आनंदीबेन पटेल पर। देखिए, बुक को लिखने वाले व्यक्ति इतने ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते और 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, तो राइटर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस पर बेस्ड है ये पूछा जा सकता है। तो ये आनंदीबेन पटेल पर बेस्ड है, चुनौतियां मुझे पसंद है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया है। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर है। आपको पता है भारत में सबसे पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अभी तक दूसरी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही है, दूसरी महिला गवर्नर। ठीक है। गुजरात राज्य से ये आती हैं, करंटली यूपी की गवर्नर है, लेकिन गुजरात की एकमात्र महिला सीएम भी रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने गवर्नर का पद संभाला है। तो इन्हीं के जीवन पर बेस्ड इन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे अपने पदों पर रहते हुए अपने साख का पालन किया, इन सभी के बारे में विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी ने मिलकर इस बुक को लिखा है, चुनौतियां मुझे पसंद है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज के वीकली करंट अफेयर का। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार
विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, एक साल में मतलब 2024 से 2025 ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। मतलब एक साल में विंड एनर्जी कितने ज्यादा जोड़ी है किस देश ने? तो इस लिस्ट में इंडिया की जो रैंक है ना, वो 4th रैंक है, याद रखना। मतलब 4th ऐसा देश है सबसे बड़ा जिसने 2024-25 में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया है अपनी ऊर्जा क्षमता में। इसमें बताया गया है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 को। इसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया गया पूरे वर्ल्ड में। यह है 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी आई और टोटल कैपेसिटी अब हो गई है पूरे वर्ल्ड में विंड एनर्जी की 1136 गीगावाट की। सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को इंक्लूड किया है पिछले एक साल में चाइना ने 79.37 गीगावाट की। सेकेंड पर यूएसए आता है जिसने 4.0 गीगावाट की विंड एनर्जी को इंक्लूड किया। जर्मनी ने 4 गीगावाट और फिर चौथे नंबर पर है इंडिया 3.4 गीगावाट विंड एनर्जी एक साल में इंडिया ने ऐड की। और पांचवें पर है ब्राजील 3.2 गीगावाट के साथ। ओके, ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी कौन करता है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, और पहली बार इससे लॉन्च किया गया था 2006 में। डन। तो यहां पर हमने सभी करंट अफेयर को वीकली करंट अफेयर में डिटेल में समझा है। लास्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर ऐसे थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आज के सेशन में हमने डिटेल में समझा। आई होप सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन मैं आपको बता देता हूं, रेलवे टारगेट बैच और एनटीपीसी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, काफी नॉमिनल चार्जेस में, अफोर्डेबल प्राइस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के डेली करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।